अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द टॉक शो और मैं हूं बतूल राजपूत। आज के प्रोग्राम में हम ख़ास तौर पे मौशी सूरत हाल के बारे में बात करेंगे। पिछले साल भी इसी वक्त हम इंतज़ार कर रहे थे कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान एक मुआहदा तय पाया जाए और उसके बाद हमने सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट और जो भी पाकिस्तान में ताकतवर इदारे हैं उनमें कंसेंसस देखा कि पूरी कोशिश की जाए कि किसी तरह पाकिस्तान एक नए IMF प्रोग्राम की तरफ ना जाए और इसी प्रोग्राम की किस्तों में या इसी प्रोग्राम की प्रोसेस में पाकिस्तान फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। ये हमें बड़े बड़े दावे और स्टेटमेंट सुनने को मिली, लेकिन जो इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा निगरान वज़ीर ख़जाना साहब हैं उनका कहना है कि नो वे आउट ऑफ IMF लोन्स एनी टाइम सून। तो ये जो एनी टाइम सून है ये एक रियलिस्टिक अप्रोच है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हमारे यहाँ सरबराहान या सियासतदान इस बारे में बात करते हैं तो उन्हें क्या ज़रूरत पड़ती है कि वो एक ऐसी बात कर दें जो उनका करने की कैपेसिटी नहीं है। तो इस पे हम तफसील से बात करेंगे कि अगर पाकिस्तान नियर फ्यूचर में IMF के प्रोग्राम से नहीं निकल रहा तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या है। इसी प्रोग्राम से निकल के दोबारा प्रोग्राम में ही जाना है, बल्कि हमें यकीनी तौर पे जाना ही पड़ेगा। इसकी तफसील से बात करेंगे। डॉक्टर खाकान नजीब साहब मेरे साथ मौजूद है, इकोनॉमिस्ट हैं। डॉक्टर कैस असलम साहब मौजूद है, इकोनॉमिस्ट हैं। मेहताब हैदर साहब ने ज्वाइन करें, इकॉनमी कवर करते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और पाकिस्तान में महंगाई 9.95% का इसमें रिकॉर्ड इजाफा भी हुआ है, इस पर बात करेंगे। खाकान नजीब साहब, सर ये तो क्लियर हो गया एटलीस्ट कि अब जो कहने की हद तक जो उम्मीद थी वो भी ख़त्म हो गई। ये तो पता ही था कि हम IMF पे डिपेंड कर रहे हैं, आप भी बार बार कहते थे, सबको पता था। लेकिन कभी पाकिस्तान के बड़े कारोबारी लोगों से मुलाकात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि IMF से बड़ा बोझ आता है तो कोशिश करते हैं कि इसके दोबारा प्रोग्राम में ना जाए। लेकिन अब ये कह दिया गया है, इसके बाद क्या? इसके बाद हम इसी पे डिपेंड कर रहे हैं या हम इंक्लूसिवली कुछ कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है कि हमें IMF में जाना क्यों पड़ता है बार बार। ये पाकिस्तान का IMF के साथ 23वां प्रोग्राम है। हमने इनमें से 21 प्रोग्राम जो हैं वो इनकम्प्लीट छोड़े हैं। अगर IMF का रिफॉर्म अच्छा भी है तो यकीन कर लें कि आपने वो रिफॉर्म भी सवाए 2013-16 के प्रोग्राम के अलावा कभी भी कोई प्रोग्राम कंप्लीट नहीं किया। ये बात मुझे इसलिए अच्छी तरह मालूम है कि मैंने पाकिस्तान के लिए द ओनली एवर प्रोग्राम जो पाकिस्तान ने कंप्लीट किया है वो उस कोर टीम में एंकर किया है ताकि हम उसको कंप्लीट कर सकें। हम एक दो ट्रांशेस लेते हैं प्रोग्राम की। अर्ली जो इजी चेंजेस होते हैं, प्राइसिंग चेंजेस, बिजली बढ़ा दी, रुपए की कदर में थोड़ी तब्दीली कर दी, गैस की कीमत को तब्दील कर दिया, आसान काम करते हैं और फिर निकल जाते हैं। जब काम आता है स्ट्रक्चरल कामों का कि बिजली के यूनिट्स को बेचें, PIA को बेचें, या आप टैक्स के निज़ाम में ब्रॉडनिंग करें, या आप टैक्स के निज़ाम में जो एरियाज बिल्कुल बाहर हैं उनको अंदर लाएं, जो आप टैक्स की इन्फोर्समेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हैं वो करें, या आप ग्रोथ के लिए अपनी रेगुलेटरी सेटअप को ठीक करें। जब वो बात आती है तो हम प्रोग्राम से निकल जाते हैं। अब जहाँ पे खड़े हैं इस साल मेरे ख्याल में पाकिस्तान को कहीं भी 22, 23, 24 अरब डॉलर से लेके 26 अरब डॉलर तक की जरूरत है, करंट अकाउंट को डालकर, रोल ओवर्स को डालकर फाइनेंसिंग अरेंज करने के लिए। ये अरेंज IMF की अम्ब्रेला के बगैर मुश्किल होगी, ये बात दुरुस्त है। मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ IMF से राह फरार नहीं है, इनहराफ ना कीजिए जो उनसे तय किया हुआ है। जहां तक नए प्रोग्राम का ताल्लुक है, मैं तो इस पे भी बड़ा क्लियर हूं कि हम इतनी जल्दी या तो इतने रिफॉर्म्स कर पाएं कि हम IMF के बगैर चल पाएं, ऐसी सूरत पैदा नहीं ठीक है होगी। खाकान नजीब साहब, बट बताइए, हैविंग मेरे सेड, साथ एक रुकिएगा, इसी को कंटिन्यू करते हैं। डॉक्टर कैसा, मेरा इस सेगमेंट में इस बात पे ज़्यादा मैं एम्फेसाइज कर रही हूँ कि हर सरबरा अपने अपने तई इंडिविजुअली बड़े कॉन्फिडेंस से कहता है कि हमें IMF से दूर हटना चाहिए, लेकिन कर कोई कुछ भी नहीं कर पाता। इसकी क्या वजह? चाहे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, चाहे वो वज़ीर आज़म हो, चाहे वो अपोजिशन लीडर हो, चाहे वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हो, कोई एम्बेसडर पाकिस्तान से बाहर हो, हर बंदा बड़ा क्लियर है कि वी डोंट नीड इट, बट व्हाई नोबडी इज एबल टू गेट आउट ऑफ इट? वो क्या है जो इनिशिएट नहीं हो पा रहा? शुक्रिया। डॉक्टर खाकान ने तो बात कर ही दी है। यही है असल में, आप जब कर्जों पे इंकसार करेंगे और जब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का हिस्सा हैं, बनी रहे, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रक्चर नहीं कर रहे, आप इनएफिशिएंसीज बहुत हैं आपकी गवर्नमेंट्स के अंदर, और आपकी जो प्राइवेट सेक्टर है वो
उस लेवल पे ना पैदा करता है ना एक्सपोर्ट करता है, तो फिर आप जो है ये IMF के साथ ही बंधेंगे तो आपको वो गारंटीज मिलेंगी जिससे जो है इन्वेस्टर्स या कर्जा देने वाले एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक आपको कर्जा देंगे। आपके ऊपर ट्रस्ट डिफिसिट भी है, जिसकी वजह आपकी कोई हुकूमत जो है वो क्वालिटी नहीं पैदा कर सकी, वो जो है करप्शन पे क्लैम डाउन नहीं कर सकी। सो इन अ वे ये हमारी ब्रांडिंग का हिस्सा है जो हम IMF के पास बार बार जाते हैं, क्योंकि वो जो इतना बड़ा कर्जा लिया हुआ है जिसका अवाम को बहुत कम फायदा हुआ है इतने साल में, उसको पूरा करने के लिए, उसको पैसे वापस करने के लिए हमें कहीं ना कहीं से लेना पड़ता है। मेरा ये ख्याल है कि तक, और सही कहते हैं डॉक्टर साहब, कि जब तक हम स्ट्रक्चर नहीं करते अपनी इकोनॉमी को, जब तक हम अपने एंटरप्रेन्योर्स को एक्सपोर्टेबल नहीं बनाते, उस सिमत में नहीं लेके जाते हमारी मार्केट्स में जहां एक्सपेंड करें, जहां इनकम जनरेट हो, वैल्यू एडिंग हो, तो हम इस प्रॉब्लम में रहेंगे। या फिर दूसरी बात करनी पड़ेगी जो इससे भी मुश्किल है, वो ये है कि क्लोज्ड इकोनॉमी कर लें, और फिर भी आपको रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। तो ये दो इकोनॉमी जो रखी हुई हैं हमने, एक तरफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो दुनिया के साथ बंधी हुई है और खरीद रही है, बेच कम रही है, और दूसरी तरफ जो है वो प्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है जो डूबी जा रही है अपने ही बोझ के तले, जिसमें गुर्बत भी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, और बहुत सारी इनएफिशिएंसीज हैं। ठीक है डॉक्टर कैसर साहब, आप रुकिएगा। मेहताब हैदर साहब, आप बहुत फ्रीक्वेंटली ये सब स्टोरीज कवर करते हैं और आपकी स्टोरीज बहुत इम्प्रेसिव होती हैं। आपके नज़दीक ये आप इसको किस तरह से कंसिडर करते हैं कि अब ये स्टेटमेंट आए कि वी आर नॉट गेटिंग आउट ऑफ दिस प्रोग्राम एनी टाइम सून, with this realization that we don't want it anymore but we don't have any option, ये इसको कैसे बैलेंस करते हैं? ये कैसे स्टेट में इदारों के दरमियान ये इसको कैसे समझा जा रहा है इस बात को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए, बुनियादी तौर पे इशू ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने जो वर्ड यूज किया है, उन्होंने कहा जी कि ये फ्रेजाइल इकोनॉमी है, ये जो स्टेबलाइजेशन अभी तक हमने हासिल की है ये भी फ्रेजाइल है। बुनियादी तौर पे मसला ये है कि हम डॉलर्स कमाने की सलाहियत नहीं रखते। जब हम डॉलर्स कमाने की सलाहियत नहीं रखते, हम अपने अमीरों को टैक्स नहीं करना चाहते, हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे इन्हिसार जो है वो चाहते हैं, हम अपनी पेंशन की रिफॉर्म्स नहीं कर सकते। आप इस हद तक अंदाजा लगाएं कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वो डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसके प्रोजेक्ट, मैं रात को भी एक जगह पे जिक्र कर रहा था, उन प्रोजेक्ट्स की तादाद हजारों में है, और वो प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं कि कुछ प्रोजेक्ट्स उसमें से ऐसे भी हैं जो अगले 50 साल में या अगले 100 साल में भी कंप्लीट नहीं हो सकते। लेकिन मिसाल के तौर पे प्रोजेक्ट्स की वो डालते हैं। मेहताब साहब बताइएगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा, मतलब मिसाल के तौर पे कौन सा कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो आप कह रहे हैं 50 साल? आप ये देखें, मैं आपको मिसाल देता हूँ, तकरीबन 1200 से लेके 1500 के दरमियान प्रोजेक्ट्स की टोटल तादाद है, जिनकी अगर टोटल कॉस्ट लगाई जाए तो वो तकरीबन कोई ट्रिलियंस ऑफ रुपीस में बनती है। और हम एलोकेशन कितनी करते हैं? फर्ज किया कि अगर एक प्रोजेक्ट की कीमत 100 रुपया है तो हम उसके लिए 2 रुपए हर साल रख देते हैं। तो अगर हमने 100 रुपए का प्रोजेक्ट कंप्लीट करना हो, उसके लिए अगर एलोकेशन को सामने रखे तो 50 साल जो है वो लगते हैं। इस तरह के मुतअद्दिद प्रोजेक्ट्स हैं और इसमें बाकायदा रिपोर्ट्स भी बन चुकी हैं। आप इससे अंदाजा लगाएं कि अभी एक IMF की एक टेक्निकल असिस्टेंस है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्लान के नाम से, वो जो है स्ट्रक्चरल बेंचमार्क में कन्वर्ट होगी और अगले चंद दिनों में उसकी लॉन्च होगी। बुनियादी तौर पे मसला ये है कि IMF इनसे कह रहा है कि आप 3 या 5 साल का डेवलपमेंट फ्रेमवर्क दें। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज या मुख्तलिफ हुकूमतें आती हैं उसमें अपने पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्रोजेक्ट्स को शामिल करती रहती हैं। ये धंधा और काम बंद करें, प्रोजेक्ट्स क्लियरली हो, पता हो कि ये 3 से 5 साल में या मैक्सिमम 5 to 7 ईयर्स में कंप्लीट होने हैं, ताकि उनके लिए तादाद कम हो, एलोकेशन मुनासिब हो। मसलन बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो प्रोविंशियल नेचर के हैं। मैं तो एक मिसाल आपको दे रहा हूँ। इसी तरह आप सब्सिडीज के अंदर जाएं, पेंशन के अंदर जाएं, टैक्सेशन, हमने अमीरों के ऊपर टैक्स नहीं लगाना,
एक्सपोर्ट इसलिए नहीं बढ़ सकते हैं कि हमारा एनर्जी सेक्टर जो है वो इनएफिशिएंट है, हमारा एनर्जी का मिक्स जो है वो सबको पता है कि उसके अंदर प्रॉब्लम है। तो अगर हम ये सारे काम नहीं कर सकते तो हमने आईएमएफ के कंधे पे रख के ये सारे काम करवाने हैं। अच्छा मेहताब हैदर साहब, ये आपने देखा है कि पिछले 2 माह में बहुत प्रोएक्टिव हुए हैं एस्टेब्लिशमेंट भी और इंटरिम गवर्नमेंट भी, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। क्या ये जो इक़दामात हैं हम इसको किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे फॉर एग्जांपल अनडॉक्यूमेंटेड अफ़गान्स को मुल्क से बाहर जाने का कहना, यार मेरे पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि अफ़गान और पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड की जो उसमें बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को बिलियंस का नुकसान हुआ है, और वो अब जाके इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के तहत पता चला है कि वो ट्रक तो पाकिस्तान में ही खो जाते थे। तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो इक़दामात हैं ये किस ज़ुमरे में आते हैं, ये क्या ये रिफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं, या डू यू सी दैट इट इज़ हेडिंग टुवर्ड्स स्ट्रक्चरल चेंजेस, ये क्या है, या ये नी जर्क रिएक्शन है, क्या है ये नी जर्क है? पाकिस्तान में ये जो रिफॉर्म का वर्ड है ना, ये भी बहुत कंट्रोवर्शियल वर्ड है। उसकी वजह ये है कि हमने रिफॉर्म ये समझा हुआ है, ये इकोनॉमिस्ट और ये ब्यूरोक्रेट हमें जब रिफॉर्म्स के बारे में या पॉलिटिशियन रिफॉर्म की बात करते हैं, मुझे तो ये नजर आता है पाकिस्तान में कि आप अवाम पे बोझ डालने को रिफॉर्म कहते हैं। भाई अवाम पे बोझ डालने का नाम रिफॉर्म नहीं है, अवाम पे बोझ को कम करने का नाम रिफॉर्म है। आप मुझे ये बताएं कि बिजली की कीमत बढ़ाना कौन सी रिफॉर्म थी? आप जो है वो बिजली की चोरी को क्यों नहीं रोकते? ये जो डिस्कोर्स पे और बोर्ड्स जो है ये अपनी पॉलिटिकल अपॉइंटीज और अपनी पसंद के लोग। लेकिन मेहताब हैदर साहब, हम ये सुन तो रहे हैं कि यूनिट्स कम कर रहे हैं, फ्री गैस बंद कर रहे हैं, हम देख तो रहे हैं इक़दामात, ये काफी नहीं है, इसमें क्या कमी है? ये पैच वर्क है, ये विंडो ड्रेसिंग है, बुनियादी जो स्ट्रक्चरल इश्यूज है जिनको स्ट्रक्चरल इश्यूज ये कहते हैं। मसलन अगर आपने बिजली का मसला हल करना है तो आपको एनर्जी मिक्स जो है वो तब्दील करना पड़ेगा। कितनी बदकिस्मती है कि हाइडल के रिसोर्सेज हमारे पास हैं, लेकिन क्योंकि वो 5 से 7 साल में प्रोजेक्ट बनते हैं तो हम उसके लिए टाइम जो है वो नहीं है। ऑल्टरनेट एनर्जी में हम सोलर पे क्यों नहीं जाते? मुझे कोई जवाब दे कि नेपरा ने अभी तक टैरिफ डिटरमिन क्यों नहीं किया सोलर का, जिस पे वो करना चाहते हैं उस पे इन्वेस्टर आने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी की रिफॉर्म, टैक्स उन लोगों पे जिनकी इनकम ज्यादा है उनके ऊपर, एनर्जी की एफिशिएंसी और एक्सपोर्टेबल सरप्लस जनरेट करने के लिए जो रिक्वायर्ड स्टेप्स हैं वो करने की। एक ब्रेक फिर वापस प्रोग्राम में खुशामदीद। खाकान नजीब साहब, जैसे भी मेहताब हैदर साहब जिक्र कर रहे थे बिजली के हवाले से, और अगर आप फॉर एग्जांपल सोलर का टैरिफ अभी तक सेट क्यों नहीं किया, इस हवाले से मेरे पास एक और ख़बर है कि एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $25 करोड़ कर्ज की मंजूरी दी है, और उसमें बिजली के तरसीनी निज़ाम को बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना होगा। पैसे आप जितने भी ले लें, लेकिन जब आप खुद से काम उस हवाले से ठीक नहीं कर रहे तो वो पैसे आप कैसे यकीनी बनाएंगे कि वो जिस मकसद के लिए आ रहे हैं उसी मकसद के लिए इस्तेमाल होंगे? अब ये जो पैसे आ रहे हैं $25 करोड़, इसका क्या करना है बिजली के शोबे में? बतूल साहिबा, प्रोजेक्ट, प्रोग्राम और IMF फंड्स ये हम पिछले कई दहाइयों से ले रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि ये लेना कोई बुरी चीज है। प्रोजेक्ट फंड्स 25 साल के लिए होते हैं, ये 5 साल का इसमें ग्रेस पीरियड होता है, और इसका मार्कअप भी बहुत कम होता है। दैट्स ओके टू टेक एंड इम्प्रूव योर ट्रांसमिशन। ये ट्रांसमिशन के लिए है जो हम ले रहे हैं। असल मसला ये है कि बिजली, FPR, पाकिस्तान की रेगुलेटरी सेटअप, पाकिस्तान के SOEs, ये जो सारे चीजें हैं, इनका जो रीस्ट्रक्चरिंग है ये रिफॉर्म से बहुत आगे बात चली गई है। रिफॉर्म तो एक आई थिंक अब इस लेवल पे है कि वो तो हमें हर वक्त ही करते रहना चाहिए, पर ये सारा कुछ रीस्ट्रक्चर होने वाला है। फिर पाकिस्तान का डेट रीप्रोफाइल होने वाला है, इंटरनेशनल भी और लोकल भी। अब बात यह है कि ये सारे काम कौन करे। IMF का प्रोग्राम तो पैरेलल चलेगा। वो क्या करता है? वो मैक्रो स्टेबिलिटी इंश्योर करता है, वो करंट अकाउंट के खसारे को संभालता है, पर वो फिजिकल का जो चैलेंज है वो थोड़े अरसे के लिए तो उसको कैप कर सकता है, बट एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म फिर आपने करना है, वो आप नहीं कर पा रहे। जब हमारी हुकूमत अब भी ये कहती है ना कि हमने अगली जाना है IMF में, ये मैं जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट बात कहने वाला हूं आपको, आप जरूर जाइए, मैं तो खुद कहता हूं जाइए, पर एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म IMF से ना टाई करें, वो आप करें। अब इसको मैं क्लैरिफाई कर दूं, इससे मेरा क्या मतलब है। मेहताब ने PSDP के रिफॉर्म की बात की, 1700 प्रोजेक्ट हैं और 16 साल का थ्रो फॉरवर्ड है, इनको कम कर दीजिए। और जो सब्जेक्ट्स प्रोविंसेस के हैं, 17 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो प्रोविंसेस के। ये समझाएगा, ये जो सारी PSDP के प्रोजेक्ट्स जो मेहताब साहब भी कहे थे, ये सारे
सेंटर के हैं या इंडिविजुअली प्रोविंसेस के प्रोजेक्ट्स भी हैं इसमें? जी दुरुस्त। सो इसमें 17 सब्जेक्ट्स हैं जो प्रोविंसेस के हैं, जिसमें आपकी एजुकेशन, हेल्थ, ज़कात, उशर, फूड, क्लाइमेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट, ये बहुत सी चीज़ें, ये सब प्रोविंसेस को दे दीजिए। 300 अरब रुपया आपका बचना शुरू हो जाएगा करंट में, और 300 रुपया पीएसटीपी पे इस वक्त की एलोकेशन में। ये 300 अरब और 300 अरब बचाएंगे तो एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म का आगाज होगा। पेंशन के रिफॉर्म का आगाज कीजिए, डेट के रीप्रोफाइलिंग कीजिए, आपको कोई रोक रहा है? आप आईएमएफ में तब नहीं जाएंगे आज से 3 साल बाद अगर ये काम साथ साथ करेंगे। अगर ये साथ साथ करेंगे तो ये भी मुमकिनात में से है। एक्सपेंडिचर और पीएसडीपी का रिफॉर्म, वो ये प्राइम स्टेप्स हैं जो हमें इमीडिएटली लेने की जरूरत है एज अ स्टेट। एब्सोल्युटली बतूल साहिबा, ये टैक्सेशन का रिफॉर्म सेकेंडरी हो गया को ठीक। डॉक्टर कैसब, मैं आपको इसमें शामिल करना चाहती हूँ। खाकान अजीज साहब कह रहे हैं कि टैक्सेशन का निज़ाम उसको देखना सेकेंडरी हो गया, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बार बार हुकूमत की तरफ से भी टैक्स के हवाले से ज़्यादा स्टेटमेंट्स आती हैं कि जी आईएमएफ ने ये टारगेट सेट किया है, सर्कुलर डेट के हवाले से ये कह दिया है। एक्सपेंडिचर रिफॉर्म के बारे में तो हम हुकूमत से कुछ भी नहीं सुनते, जो दोनों साहिबान कह रहे हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है। एक्सपेंडिचर रिफॉर्म ही है जो देखें जो होता है बजट, उसमें पहले एक्सपेंडिचर्स आते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो पैसा कहां से आएगा। इसलिए एक्सपेंडिचर रिफॉर्म बहुत जरूरी हैं। मैं एग्री करता हूं कि ये पहले तो आप वर्ल्ड बैंक ने अभी एक तजवीज दी है कि प्रोविंशियल कमेटीज और फेडरल कमेटीज एक कमेटी बनाएं जहां पैरेलल चलने के बजाय एक ही तरीके से पैसे खर्च हों। अब बात यह है जी कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है देखना कि आप ये जो खसारे में जा रहे हैं पीआईए और दूसरे बड़े बड़े, वो तो अपनी जगह। मिसाल के तौर पे आप क्यों पब्लिक सेक्टर में एक सब स्टैंडर्ड एजुकेशन दे रहे हैं, या प्राइवेट सेक्टर को इजाजत दी हुई है कि वो जिस मर्जी किस्म का एजुकेशन दे दे? आपको एक ऐसा निज़ाम तो लाना है ना, हालांकि वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, जिसमें 21वीं सदी के लवाजमात बच्चों को मिलेंगे, तो अगले 10 साल में आपके पास एक ऐसी वर्कफोर्स होगी जो आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सके। आपको वाटर रिफॉर्म्स करने हैं, आपने इतने सालों से। सवाल बड़े इंटरेस्टिंग है कि प्राइवेट सेक्टर वर्सेस पब्लिक सेक्टर और इसके दरमियान। ठीक है डॉक्टर कैसब, आप काइंडली आई होल्ड यू है। मेहताब हैदर साहब और एशियाई तरक्याती बैंक ने ये भी कहा कि साल 2022 में सबसे ज़्यादा फंडिंग पाकिस्तान को हुई है। खाकान अजीज साहब कह रहे हैं देयर इज नथिंग रॉन्ग इन गेटिंग दीज फंड्स, लेकिन अब वो उसका हमें कुछ आउटकम भी तो नज़र आना चाहिए ना। अब हमें दुनिया के बड़े बड़े बैंकों से सबसे ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, बट वी आर नॉट एबल टू रेगुलराइज, वी आर नॉट सीइंग द पोटेंशियल आउट ऑफ दिस मनी। उसकी वजह है मैम, उसकी वजह ये है कि आप और मैं और जितने पाकिस्तानी लोग हैं वो डॉलर जनरेट करने की उनकी एबिलिटी कम हो रही है। तो जब डॉलर जनरेट करने की एबिलिटी कम होगी तो आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। जब रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो फिर या तो ये है कि आप अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाएं। अगर हम अपनी कैपेबिलिटी को नहीं बढ़ा सकते तो फिर लोन्स लेने पड़ेंगे। हमारे लिए आसान है कि हम लोन्स की तरफ चले जाएं, क्योंकि इसमें स्टेटस को भी है। पाकिस्तान की जो एलीट है उसको भी, उसके लिए भी कोई कुर्बानी नहीं है, उसके लिए भी आसान है। और जो हुकूमत आती है वो भी बड़ी खुश होती है, क्योंकि उन्होंने कौन से वापस करने हैं, उन्होंने अपनों के ऊपर डाल के बोझ जो है वो चले जाना है। तो ये बुनियादी वो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को तब्दील करने की जरूरत है। वो स्ट्रक्चर कैसे तब्दील होगा? वो स्ट्रक्चर ऐसे तब्दील होगा कि हम अपने अवाम की कैपेसिटी को बढ़ाएं, लोग स्किल्स डेवलप करें। वो पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर अगर जाए तो रेमिटेंसेस की सूरत में भिजवाएं। पाकिस्तान के अंदर एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें ताकि एफडीआई आए। पाकिस्तान के लोग इतने कैपेबल हों कि हम एक्सपोर्टेबल सरप्लस जनरेट कर सकें। तो ये सारी काम जो है जब तक हम नहीं करेंगे तब तक ये कर्जों का बोझ फिर बढ़ता रहेगा, और दैट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, मैं मेहताब साहब, गर्दिशी कर्जों के हवाले से भी निगरान वजीर ख़जाना ने कहा है कि गैस की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। तो ये गर्दिशी कर्जों वाला मामला, इसको हम जब रिलेट करते हैं कि जो लॉस मेकिंग एसओईज़ हैं या सब्सिडीज़ हैं, वहीं से लोगों से पैसा निकाल के भी इसमें इतना पैसा डालते हैं, फिर भी इसका नंबर नीचे क्यों नहीं आ रहा?
देखें, बुनियादी तौर पे ये जो SOEs हैं, ये भी उसी गवर्नेंस की ट्रू रिफ्लेक्शन है पाकिस्तान के अंदर। आप ये देखें कि सियासी भर्तियां, उसके अलावा इनएफिशिएंट तरीके से इन चीज़ों को चलाना। देखिए, हुकूमतों का काम क्लैरिटी ये है, क्लैरिटी ये है कि हुकूमतों का काम ये फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स चलाना नहीं है, और ये PIA चलाना और स्टील मिल चलाना ये काम नहीं है हुकूमतों का। क्योंकि हुकूमतों का इतना लेट बैक एटीट्यूड है कि एक एक फैसला करने में कमर्शियल डिसीजन फौरी करने की जरूरत है। तो हुकूमत को चाहिए कि वो इन चीज़ों से बाहर निकले, प्राइवेटाइज करें इन चीज़ों को। ये जो हुकूमतों का काम है, नौकरी पे पक्की नौकरी, इसके कॉन्सेप्ट से निकलना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट नहीं चल सकता। ये पिछली सदी की बातें हैं। अब अगर पिछली सदी से ही चलाना चाहते हैं इस मुल्क को, तो इस मुल्क के साथ ज्यादा एक ब्रेक फिर वापस। खुशामदीद जी। खाकान नजीब साहब, एक स्टेटमेंट आपसे शेयर करती हूँ कि गवर्नमेंट ने कहा है कि स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला ज़खायर 4 अरब से बढ़ के 7 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुके हैं, जिससे सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। आपको लगता है कि ये काफ़ी है? इसको इस तरह सोचना चाहिए बतूल साहिबा कि जब IMF का प्रोग्राम हुआ जुलाई में, पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला के ज़खायर 8.7 अरब डॉलर थे। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये 7.4 अरब डॉलर पे नीचे चले गए हैं। यानी कि यू हैव ब्लेड 1.3 बिलियन डॉलर्स इन द लास्ट 2-3 months बिकॉज अगस्त सितंबर अक्टूबर में इनफ्लोज कम थे। IMF का प्रोग्राम का फर्स्ट रिव्यू हो जाने से 700 मिलियन डॉलर IMF के लीजिए, प्रोग्राम प्रोजेक्ट लोन्स लीजिए, कमर्शियल फाइनेंसिंग जो आपने वापस की है 3 से 5 अरब डॉलर के दरमियान जो भी आप ले सकते हैं, हुकूमत 3.5 अरब डॉलर कर रही है, चलें वो ले लें। पाकिस्तान की जो प्लेजेस थे जिनीवा के, वो 1-1.5 अरब डॉलर से ऊपर नहीं आए, आपने 9-10 अरब डॉलर के प्लेजेस लिए थे। यू हैव टू रियली बिल्ड दीज। आसान तरीका सोचने का ये है कि हमारी इंपोर्ट्स अगर तकरीबन 5 अरब डॉलर की हैं तो हमें उसके 3 मंथ के रिजर्व्स होने चाहिए। अभी हम 1.5 माह पे हैं, सो इट्स एन अनकंफर्टेबल पोजीशन एंड दैट इज व्हाई आई फील कि IMF का सहारा जो है वो जरूरी है, अम्ब्रेला जरूरी है। पर अब IMF इज अ नेसेसरी कंडीशन बट इट इज नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी। ये जुमला हर फाइनेंस के दफ्तर में लिख लेना चाहिए, हर प्लानिंग के दफ्तर में लिख लेना चाहिए, हर एनर्जी के दफ्तर में लिख लेना चाहिए। तब वो काम करेंगे जिनकी इस वक्त आपके प्रोग्राम में बात हो रही है। पाकिस्तान का री रेगुलेशन एक बहुत बड़ा काम है, टैरिफ एंड एक्सचेंज रेट पॉलिसी का काम बहुत बड़ा काम है, एंटी एक्सपोर्ट बायस उड़ाना बहुत बड़ा काम है। पाकिस्तान की डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुकी है बिकॉज 3 जगह पे लोग पैसे डालते हैं, प्रॉपर्टी में, डॉलर में और गोल्ड में। इन तीनों पे हेवी टैक्सेशन कीजिए, हेवी डिसइंसेंटिवाइजेशन कीजिए, हेवी नो योर कस्टमर लगाइए ताकि लोग इनसे निकलेंगे तो वो स्टॉक मार्केट में, इंडस्ट्री में, दुकान खोलने में, एक्सपोर्ट करने में जाएंगे। SMEs पाकिस्तान में 52 लाख हैं, 1,60,000 से ऊपर के पास फाइनेंस नहीं है। पाकिस्तान की प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर में इतनी गिर गई है कि हमें 10 अरब डॉलर की एग्रीकल्चर इंपोर्ट करनी पड़ती है। ये वो छोटे छोटे काम हैं कि आप मुझे 5 साल बाद मेरा प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लीजिएगा, कम बैक टू मी। इफ वी हैव सॉल्व्ड ऑल ऑफ दीज, पाकिस्तान का जो नेक्स्ट 24 IMF का वो लास्ट हो जाएगा, वरना वी विल कीप गोइंग टू द IMF अगेन एंड अगेन। ठीक, बल्कि मोस्टली हम जो प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं खाकान नजीब साहब, ये अनफॉर्चुनेटली वी कीप रिपीटिंग द पॉइंट्स एंड इट्स बीन पर्टिकुलरली 1 ईयर कि हम खास तौर पे यही बात कर रहे हैं, हम यही बात कर रहे हैं। डॉक्टर कैसा, ये इन्होंने रिसेंटली कहा गवर्नमेंट ने कि इसको डिवाइड कर देंगे, कुछ हिस्सा इसका पब्लिक रहेगा, कुछ प्राइवेट रहेगा, SOEs का मैनेजरियल चेंजेस लेके आएंगे, लेकिन सर्कुलर रेट तो अभी भी बढ़ ही रहा है, जिसकी वजह से लोग और गैस टैरिफ बढ़ा रहे हैं। तो वो जो इन्होंने इकदाम कर रहे थे उसका क्या हुआ, उसमें क्या खराबी निकल आई? देखें, बात यह है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है ये बिजली पैदा करने की, IPPs की भी और गवर्नमेंट की भी, वो अब इतनी नाकस हो चुकी है। वो हम उसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स पे है कि हर 1 रुपया जब आप इन्वेस्ट करते हैं बिजली बनाने में तो 25 पैसे की बिजली निकलती है। फिर ट्रांसमिशन लाइंस हैं, फिर वो जो बिजली चोरी की बात की आपने पहले, उसमें आपको पता होना चाहिए कि 70% तो हुकूमत खुद चोरी करती है, हुकूमत के इदारे चोरी करते हैं। बाकी ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बड़े पॉलिटिकली पावरफुल लोग करते हैं, और फिर शायद 10% कुंडियां लगा के आम लोग चोरी करते हैं जिनको आप पकड़ रहे हैं। तो आपकी जो सारी कैपेसिटी है इस सारे के अंदर,
वो काउंटर प्रोडक्टिव है। तो आप ये कई दफा हो चुका, शायद इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने भी वापस किया बहुत सारा पैसा और फिर वो चढ़ गया, क्योंकि जो स्ट्रक्चर्स हैं वही ठीक नहीं है। मेरा तो ये ख्याल था कि आप सीधा सीधा इनको कंपटीशन कराएं, गवर्नमेंट सिर्फ क्वालिटी देखे, फिर हर घर के को इंसेंटिव दें कि वो सोलर पे चला जाए और रिवर्स मीटरिंग करें। तो आप बहुत सारी हर इंडस्ट्री को इजाजत दें कि वो एक दूसरे को बिजली बेच दे, तो बहुत सारे रिफॉर्म्स खुद ही होना शुरू हो जाते हैं। मगर जब आप कंट्रोल रखेंगे हुकूमत का किसी ना किसी तरीके से, तो ये इनएफिशिएंसीज रहेंगी, ये सर्कुलर डेट रहेगा, आप लोगों से प्लीज करके इनको पैसे देते रहेंगे और कुछ भी नहीं होगा। फोर्स करना जी कि जो पैसा दिया है उससे टेक्नोलॉजी तो बदलिए, उससे आप एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी पे तो जाइए आप उससे। डॉक्टर कैसा एक और नुक्ते पे भी आप दोनों से बात करनी है। ये रिपोर्ट मेरे लिए भी बड़ी हैरान कुन है और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि बजाय कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ जितना पाकिस्तान ने एक रोल प्ले किया है चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली विद द पैस ऑफ टाइम हम देख रहे हैं कि कुछ ख़ास अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगान ट्रांजिट ट्रेड में नुकसान हुआ है और जो नंबर रिपोर्ट किया गया है कि इतनी ट्रेड हो रही है वो नंबर एक्चुअली उससे बहुत ज़्यादा है, यानी कि एक बड़े पैमाने की करप्शन इसमें रिपोर्ट हुई है। तो इस पे किसी की तवज्जो क्यों नहीं गई और ये रिपोर्ट अब क्यों सामने आ रही है? और इसमें इस तरह के नुकसान से जब हम गुजरते रहेंगे, हमारा डॉलर वहाँ पे जाता रहेगा, इन चीज़ों को क्यों नहीं हम लोग वाई वी आर नॉट एबल टू एड्रेस देम ऑन टाइम और एटलीस्ट बिफोर टाइम, या अभी किसी तरह रोक लें? इंटेलिजेंस रिपोर्ट में हैरान के अब आई है, जबकि हमें तो ये बात बड़ी देर से पता थी कि हर शहर में, कराची में भी, लाहौर में भी, पिंडी में भी वो बाड़े बने हुए हैं जहां ये सारी माल बिकता है और हम लोग खरीदते हैं, हमारे अमीर खरीदते हैं, वो टैक्स एवेजन इसी से होती है, स्मगलिंग इसी के थ्रू होती है। तो वेस्टेड इंटरेस्ट जब हो जाएगा और उसके अंदर वो अदारे शामिल होंगे जिन्होंने इसको रोकना है, तो फिर ये सारा मामला तो चलेगा। इस दफा तो आप क्योंकि टेररिज्म भी आ गया है, इसके इकोनॉमिक इश्यूज भी आ गए, आप वापस भेज रहे हैं अफगानियों को, तो फिर ये रिपोर्ट भी आनी जरूरी थी। मगर सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, हम जो बातें भी कर रहे हैं, अगर फरवरी में इलेक्शन होता है और नई पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है, तो जिसकी भी आएगी, जिस एक पॉलिटिकल पार्टी या ज्यादा, क्या वो ऑन बोर्ड हैं सारे जो रिफॉर्म्स हम करना चाह रहे हैं? और ऑन बोर्ड भी है नहीं, और क्या वो इतने सारे फ्रंट्स पे कंसेंसस कैसे रहेगा? और एक इंटरिम सेटअप में इतने फ्रंट्स को ले आप प्लीज आई होल्ड यू है। फाका नजीब साहब, इसमें मुझे आपका भी कमेंट चाहिए, क्योंकि यूएस पुल आउट के बाद हम देख रहे थे बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ अफगानिस्तान के अंदर, चाइना देख रहा था ट्रिलियंस की मिनरल्स की अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन इस तरह की रिपोर्ट्स आने के बाद ये तो बहुत बड़ा इम्प्रेशन ख़राब करने वाली बात है, इस तरह की रिपोर्ट सामने आना दोनों ममालिक के लिए। पाकिस्तान पे मैंने एक पर्चा लिखा था, वो उसका एक पेपर डॉन में भी प्रोड्यूस हुआ, उसका नाम है रॉक्स एंड क्रॉप्स। पाकिस्तान में आप अपने मादनियात की इतनी बड़ी ज़खायर बलूचिस्तान में मौजूद हैं, आप खुद जाइए अपने ज़खायर निकालिए, अपने गैस ज़खायर जिनको हमने डिप्लीट होने दिया, और अब हमारी गैस 2900 MMCFD पे आ गई है, ये 4200 MMCFD थी चंद साल पहले। बाकी मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, गोल्ड, ये सब भी बलूचिस्तान में मौजूद है। दूसरी चीज उस पर्चे में मैंने ये लिखी थी कि आपका लो हैंगिंग फ्रूट एग्रीकल्चर है। पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर की इंपोर्ट होती है, यील्ड्स इस वक्त 50% से कम है। इन दो एरिया से पाकिस्तान का जो बिल्डअप है वो शुरू करें, ताकि ये जो हम टैक्सेशन की पहले बात कर रहे थे, रिटेलर्स, एक्सपोर्टर्स और ये जो जिनकी ज़्यादा ज़मीनों का कारोबार है, इनके ऊपर टैक्स लगाएं, ये हो पाएगा? ये हो रहा है आने वाले दिनों में? ये सीधी सी बात है कि यहाँ पैसे दुनिया से मांग लें या अपने लोगों से मांग लें। पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी रेशियो एफपीआर का 9% है पिछले 10 साल से, कभी 9.25, कभी 9.5, कभी 9.25, कभी 8.5। हमारा इस वक्त का पोटेंशियल, जो इस वक्त टैक्सेस लगे हुए हैं उनकी इन्फोर्समेंट से 12% है। यही गुफ्तगू मैडन भी करती हैं, जो हेड करती हैं, एमडी हैं जो आईएमएफ की। और अगर इसको जिन सेक्टर्स का आप नाम ले रही हैं, रिटेल और होलसेल हमारे पास है, फेडरल के पास, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स प्रोविंसेस के पास, इमूवेबल प्रॉपर्टीज पे टैक्स प्रोविंसेस के पास,
कैपिटल गेन्स टैक्स ऑन प्रॉपर्टी हमारे पास फेडरल में, कैपिटल गेन्स टैक्स ऑन शेयर्स हमारे पास फेडरल में, इनहेरिटेंस टैक्स हमारे पास फेडरल में, डेथ हमारे पास फेडरल में। जब भी कोई मुल्क वेल्थ टैक्स उठाता है तो वो ये 2 टैक्सेस लगाता है। अगर आप ये सारे टैक्सेस पाकिस्तान में लागू कर दें तो 3 साल बाद में IMF का प्रोग्राम लेने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान का टैक्स टू GDP 17 पे चला जाएगा एंड पाकिस्तान विल कम आउट कंफर्टेबली। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया।